नमस्कार, हिमाचल खबरनामा में आपका स्वागत है। मैं हूं कैलाश वर्मा। सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ खास सुर्खियों पर। कारगिल विजय दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शहीदों को दी श्रद्धांजलि। कहा, वीर सैनिकों के अदम्य साहस और सर्वोच्च बलिदान को हमेशा रखा जाएगा याद। भाजपा प्रदेश प्रभारी अविनाश राय खन्ना ने हॉली लॉज में स्वर्गीय वीरभद्र सिंह की धर्मपत्नी प्रतिभा सिंह से मुलाकात कर संवेदनाएं की प्रकट। शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा, शिमला स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत विकास नगर क्षेत्र में 14 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाएं की जा रही क्रियान्वित। राज्य रेड क्रॉस सोसाइटी, सशस्त्र सीमा बल व वन विभाग द्वारा जाठिया देवी में आयोजित वृक्षारोपण कार्यक्रम में राष्ट्रीय रेड क्रॉस सोसाइटी के उपाध्यक्ष अविनाश राय खन्ना ने विशेष रूप से की शिरकत। पर्यावरण के संरक्षण और संवर्धन पर दिया बल। स्वर्गीय वीरभद्र सिंह की याद में आयोजित किए जा रहे वीरभद्र सिंह वन महोत्सव सप्ताह के अंतर्गत कांग्रेस ने शिमला के कनलोक में वृक्षारोपण कार्यक्रम का किया आयोजन। सुर्खियों के बाद अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शिमला की गेयटी थिएटर में कारगिल विजय दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में कारगिल युद्ध के दौरान शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री ने कहा कि कारगिल युद्ध भारतीय सैनिकों के शौर्य और पराक्रम का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि आज के दिन हम अपने उन शूरवीरों को नमन करते हैं जिन्होंने अपने अदम्य साहस और वीरता से कारगिल के युद्ध में विजय हासिल की। उन्होंने कहा कि 22 वर्ष पूर्व कारगिल की चोटियों पर जो विजय गाथा लिखी गई वह हमारी पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी। इससे पूर्व मुख्यमंत्री ने कारगिल युद्ध में शहीद सैनिकों के परिजनों को भी सम्मानित किया। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कारगिल शहीदों को शिमला के गेयटी थिएटर में श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि कारगिल में ऑपरेशन विजय के दौरान मिली जीत इस देश के सैनिकों के अदम्य साहस और संकल्पों की जीत थी। उन्होंने कहा कि जिन वीर सैनिकों ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया उन्हें उनकी वीरता के लिए सदैव स्मरण किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि कारगिल युद्ध के दौरान 527 शहीद सैनिकों में से 52 सैनिक हिमाचल प्रदेश के थे और 4 सैनिकों को परमवीर चक्र से नवाजा गया था, जिनमें से 2 वीर सपूत हिमाचल प्रदेश के थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह प्रदेश के लिए गर्व की बात है कि अब तक राज्य को 1096 वीरता पुरस्कार मिल चुके हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि युद्ध व अन्य सैन्य ऑपरेशनों में शहीद सैनिकों और अन्य कारणों से मारे गए सैनिकों के आश्रितों और अपंग हुए सैनिकों को अनुग्रह अनुदान राशि प्रदान की जा रही है। कारगिल युद्ध के दौरान प्रदेश के सभी 52 शहीद सैनिकों के आश्रित परिवारों को 5 लाख रुपए की दर से अनुग्रह अनुदान राशि प्रदान की गई है। 50% से अधिक अपंग वाले 12 सैनिकों को 2.5 लाख रुपए की दर से अनुग्रह अनुदान राशि और 50% से कम अपंग वाले 6 सैनिकों के लिए 1 लाख रुपए की दर से अनुग्रह अनुदान राशि दी गई है। प्रदेश के 52 शहीदों के परिवारों में से 44 परिवारों के एक आश्रित को उनके रोजगार के लिए आवेदन उपरांत रोजगार और 9 अपंग हुए सैनिकों को रोजगार उपलब्ध करवाया गया है। इससे पूर्व मुख्यमंत्री ने कारगिल युद्ध में शहीद सैनिकों के परिवारों को भी सम्मानित किया। शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा कि देश ने बहुत सी लड़ाइयों का सामना किया है, जिनमें भारतीय सैनिकों ने इस राष्ट्र की सुरक्षा और अखंडता बनाए रखने के लिए अपने साहस और पराक्रम का अदम्य उदाहरण प्रस्तुत किया और मातृभूमि की रक्षा के लिए अथक प्रयास किए हैं। आज का दिन हमारे राष्ट्र के लिए बहुत गौरव का दिन है। 22 साल पहले 26 जुलाई 1999 को आज के ही दिन भारतीय सेना ने कारगिल के उस युद्ध में विजय हासिल की थी और ऑपरेशन विजय जो बहुत कठिन कार्य था, मुश्किल था, उसको पूरा किया। इस अवसर पर मैं सभी उन वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि देता हूं जिन्होंने अपना जीवन न्यौछावर किया इस देश की रक्षा के लिए। आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी देश के प्रधानमंत्री होने के नाते सदैव इस दिशा में प्रयास करते रहे कि हम अपने पड़ोसियों के साथ अपने संबंध सुधार करके आगे बढ़े।
8 मई 1999 को ये कारगिल का युद्ध शुरू हुआ था और 26 जुलाई 1999 को ये युद्ध जो है वो समाप्त हुआ। विजय ऑपरेशन जब पूर्ण हुआ उसके बाद ही समाप्त हुआ और इस युद्ध में उस वक्त 527 हमारे जवान शहीद हुए। 1300 से ज्यादा हमारे सैनिक हैं जो इस युद्ध में लड़ाई लड़ने के लिए उस मोर्चे पर डटे रहे। वो घायल हुए, कुछ आंशिक रूप से, कुछ गंभीर रूप से। ये भी हमारे सामने एक स्थिति इस प्रकार से रही। अगर उस दृष्टि से अगर मैं कहूं, हिमाचल छोटा सा प्रदेश, लेकिन छोटे प्रदेश होने के बावजूद भी हिमाचल प्रदेश ने कभी भी ऐसे संकट जब भी देश के ऊपर आए, हमारे सैनिकों ने बहुत वीरता के साथ, साहस के साथ कार्य किया है। और खासतौर से अगर मैं इस बात का मैं जिक्र करूं कि कारगिल के युद्ध में बड़े प्रदेश की संख्या भले ही ज्यादा हो सकती है, लेकिन पॉपुलेशन के हिसाब से, अगर जनसंख्या के हिसाब से अगर देखा जाए तो हिमाचल प्रदेश का योगदान मुझे लगता है कि बहुत बड़ा रहा है। 52 सैनिकों ने हिमाचल प्रदेश के धनुष में इस कारगिल के युद्ध में शहादत दी है। और हमें इस बात की भी प्रसन्नता है जहां इस युद्ध में, जहां पूरे देश भर में उस वक्त जिन सैनिकों को परमवीर चक्र जो हम मिले उनकी संख्या केवल 4 थी और उसमें से भी 4 में से 2 परमवीर चक्र जो है हिमाचल प्रदेश के कैप्टन विक्रम बत्रा जो मरणोपरांत जो पालकपुर के हैं, और उसके साथ में दूसरे हमारे बिलासपुर के राइफलमैन संजीव कुमार को जो है वो हासिल हुआ। उसके लिए भी मैं इन दोनों का जो शौर्य, जो जिस प्रकार से बहादुरी के साथ इनने इस युद्ध में अपना योगदान दिया, उसके लिए इनको हमेशा हमको स्मरण करना चाहिए। अगर हम पूरे हिमाचल प्रदेश के आज तक के इतिहास को अगर हम देखें, लगभग जिन वीर सपूतों को वीरता का पुरस्कार प्राप्त हुआ उनकी संख्या 1096 है हिमाचल प्रदेश में। उस युद्ध में जिन सैनिकों की दुखद मृत्यु हुई है, जिनकी शहादत हुई, सरकार की ओर से प्रयास हुए उनको, उनके परिवार को हौसला देने की दृष्टि से जो भी किया जा सकता वो भी किया, और उसके साथ साथ में आर्थिक दृष्टि से वो परिवार अपने पांव पर खड़े हों, मजबूती के साथ खड़े हों। चाहे उनको पेट्रोल पंप देने की बात कही गई, चाहे वो गैस की एजेंसी देने की बात कही गई, चाहे उनको जो राशि के रूप में सहयोग देने की बात की गई, जो भी संभव हो सकता था उसको करने की इस दिशा में जो है प्रयास पूरी प्रयत्न, जो मैं समझता हूँ कि बहुत सराहनीय रहे। उस परिवार में अपने खोए हुए परिवार के सदस्य की कमी तो अनुभव वो करते हैं, लेकिन उसके बावजूद जितने भी सैनिक जो शहीद हुए उनके परिवारों में जो सरकार की ओर से सहयोग करके, उनको मदद करके जो है अपने पांव पर खड़ा होकर के अपने उनके बच्चों के भविष्य के बारे में जो किया जा सकता था, उस दृष्टि से आज भी वो परिवार स्मरण करते हैं उस योगदान को, सहयोग में। सभी सैनिक जो शहीद हुए उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, और उसके साथ साथ में जिन वीरों ने बहुत बहादुरी के साथ काम किया इस विजय को हासिल करने के लिए, उनका आभार व्यक्त करता हूं। कारगिल विजय दिवस के अवसर पर भाजपा शिमला मंडल द्वारा आयोजित कार्यक्रम में पूर्व सैनिकों और शहीदों के परिजनों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में भाजपा प्रदेश सह प्रभारी संजय टंडन ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस दौरान शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज भी विशेष रूप से मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि अदम्य साहस और तिरंगे की आन बरकरार रखने वाले वीर सैनिकों के योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। उन्होंने कहा कि कारगिल युद्ध में शहीद हुए वीर जवानों ने देश को अपना सर्वोच्च बलिदान देकर अपने शौर्य, साहस और वीरता का परिचय दिया है, जो सभी के लिए सदैव प्रेरणादायक रहेगा। 1999 में कारगिल में जो पाकिस्तान ने एक अघोषित युद्ध जो है वो प्रारंभ किया था,
उसमें पाकिस्तान को पराजित करके उनके सैनिकों को कारगिल द्रास की पहाड़ियों से खदेड़ करके भारतीय तिरंगा झंडा जो है वो भारतीय सेनाओं ने फहराया था। उस युद्ध में हिमाचल प्रदेश के 52 जवान जो है वो शहीद हुए थे। हिंदुस्तान में उस युद्ध में सेना में शौर्य के लिए 4 परमवीर चक्र दिए गए थे, जिनमें से 2 हिमाचल प्रदेश के रणबांकुरों को दिए गए थे। एक संजय कुमार जो आज भी जो है वो एक्शन में है, और एक मरणोपरांत जो है वो दिया गया था। तो उस युद्ध से जो है वो भारत का शौर्य का, साहस का और भारतीय सेनाओं के जो है वो एक अपराजित सेना के रूप में जो है वो दुनिया भर में जो है वो शोहरत हुई थी। और उस समय के हमारे प्रधानमंत्री भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जिस प्रकार से उस युद्ध का संचालन किया था और दुनिया की उस समय की सबसे बड़ी सुपर पावर अमेरिका के राष्ट्रपति को ये कह करके मना कर दिया था आने से कि जब तक कारगिल की चोटी से पाकिस्तानी घुसपैठियों को बाहर नहीं निकाल दूंगा, तब तक मैं भारत छोड़ करके किसी भी देश में नहीं जाऊंगा। ये युद्ध जो है वो भारत के इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण युद्ध है। इसलिए इसमें जो शहीद हुए हैं उन्होंने अपने अदम्य साहस से देश का नाम ही गौरवान्वित नहीं किया है, वरन हमारे कश्मीर की विशेष रूप से और हमारे बॉर्डर्स की जो है वो रक्षा करने में अपने जान की बाजी लगा दी। उस युद्ध में शहीद सभी सेनानियों को जो है वो शहीदों को हम श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, और साथ ही साथ जो उस युद्ध में जो है जिन्होंने दम्य साहस का परिचय दिया और आज भी हमारे बीच में हैं, उनको हम जो है वो बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं, उनको शुभकामनाएं देते हैं। कांग्रेस पार्टी द्वारा स्वर्गीय वीरभद्र सिंह की याद में आयोजित किए जा रहे वीरभद्र सिंह वन महोत्सव सप्ताह के अंतर्गत कांग्रेस ने शिमला के कनलोग में वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया। इस अवसर पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं ने यहां लगती सरकारी वन भूमि में देवदार के सैकड़ों पौधे रोपित किए। जिला शिमला कांग्रेस कमेटी और शिमला शहरी के तत्वावधान में शिमला के कनलोग में वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर विशेष रूप से मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी हर वर्ष बरसात के दिनों में वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन करती है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी जहां राजनीतिक दल होने के नाते अपना दायित्व निभा रही है, वहीं सामाजिक दायित्व भी बखूबी निभा रही है। राठौर ने कहा कि वृक्षारोपण का यह कार्यक्रम स्वर्गीय वीरभद्र सिंह को समर्पित है। उन्होंने कहा कि यह वन महोत्सव पूरे प्रदेश भर में 1 सप्ताह तक चलेगा, जिसका आगाज उन्होंने रविवार को ठियोग से किया। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि यह कार्यक्रम स्वर्गीय वीरभद्र सिंह को कांग्रेस पार्टी की श्रद्धांजलि है। कांग्रेस पार्टी हर साल पूरे प्रदेश में बरसात के दिनों में वृक्षारोपण का कार्यक्रम आयोजित करती है। कांग्रेस पार्टी जहां राजनीतिक दल होने के नाते अपना दायित्व निभा रही है, जो सरकार की जन विरोधी नीतियाँ हैं उनके खिलाफ हम जो है धरने करते हैं, प्रदर्शन करते हैं और हमेशा जो जनता से जुड़े मुद्दे हैं उनको उठाने का प्रयास करते हैं। ये हमारा राजनीतिक काम है, लेकिन राजनीतिक दल होने के साथ एक हमारा सामाजिक दायित्व भी है, और सामाजिक दायित्व ये है कि हम पर्यावरण की सुरक्षा में अपना सहयोग दें। इस वर्ष का जो ये हमारा कार्यक्रम है, ये हमारे जो दिवंगत नेता श्री वीरभद्र सिंह जी हैं उनको समर्पित है। पिछले कल मैंने ठियोग से ये कार्यक्रम शुरू किया, वहाँ से आगाज़ किया, और आज शिमला शहरी का ये कार्यक्रम है। इसमें हमारे पार्टी के आप देख रहे होंगे सभी
जो हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं, हमारे जो पार्टी के सचिव हैं, पूर्व विधायक हैं, हमारे सभी नेता जो हैं यहाँ उपस्थित हैं। और आज ये शिमला शहर में हो रहा है। इसके बाद हिमाचल प्रदेश में 1 सप्ताह तक जो है ये कार्यक्रम जो है पूरे प्रदेश में जो है चलने वाला है। ये कार्यक्रम स्वर्गीय श्री वीरभद्र सिंह जी को कांग्रेस पार्टी की जो है श्रद्धांजलि। भाजपा प्रदेश प्रभारी अविनाश राय खन्ना ने स्वर्गीय वीरभद्र सिंह की धर्मपत्नी प्रतिभा सिंह से उनके आवास होली लॉज में मुलाकात कर अपनी संवेदनाएं प्रकट की। उन्होंने कहा कि वीरभद्र सिंह हिमाचल के ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय नेता थे। उनकी मृत्यु से हिमाचल को जो क्षति हुई है उसकी भरपाई करना बेहद मुश्किल है। अविनाश राय खन्ना ने कहा कि हिमाचल प्रदेश के विकास के लिए स्वर्गीय वीरभद्र सिंह ने अथक मेहनत की और जिंदगी भर एक सच्चे राष्ट्रवादी विचारधारा के नेता के रूप में काम किया। वीरभद्र जी का अचानक देहांत हो गया, उनके अफसोस के लिए यहाँ आया था। वीरभद्र जी मैं समझता हूँ कि एक सिर्फ हिमाचल के ही नेता नहीं थे, वो एक नेशनल लीडर थे और उनके जो डेथ से वैक्यूम पैदा हुआ यहाँ पर, उसकी भरपाई करना बड़ा मुश्किल है। प्रतिभा जी और मैं 14वीं लोकसभा में MP भी रहे हैं, तो उनके कुछ पुरानी बातें भी उनके साथ शेयर की हैं। तो मैं यही आश्वासन देने के लिए आया हूँ कि कभी भी इस परिवार के लिए हम काम आ सके, एक इंसानियत के नाते, एक समाज के नाते, तो उसके लिए हम सब तैयार हैं। वो याद होगा जब यहाँ पर हिमाचल डे मनाया गया था ना, उस दिन भी मुख्यमंत्री ने खुद उनका जिक्र किया था कि हिमाचल के विकास में जो उनका कंट्रीब्यूशन है। 6 बार मुख्यमंत्री बनना वो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, लेकिन उन्होंने कभी भी, मैंने जो जितना स्टडी किया है, कभी भी ऐसी कोई स्टेटमेंट नहीं दी जिसमें उनके मन से कोई ऐसी भावना दिखे कि वो किसी से नफरत करते हैं। उन्होंने एक नेशनलिस्ट विचारधारा के हिसाब से यहाँ पर काम किया है। शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा कि शिमला स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत विकास नगर क्षेत्र में 14 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाएं क्रियान्वित की जा रही है। विकास नगर में 35 लाख रुपए से निर्मित 16 दुकानों के उद्घाटन समारोह के दौरान शहरी विकास मंत्री ने कहा कि स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत विकास नगर में सड़क की 7 बहटे तह बाजारियों के लिए 16 दुकानें निर्मित कर आवंटित की गई है। उन्होंने कहा कि इन दुकानों के बनने से सड़क के किनारे बैठे तह बाजारियों को अब स्थायी दुकानें मिलेगी। शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने शिमला के विकास नगर क्षेत्र में स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत 35 लाख रुपए से निर्मित 16 दुकानों का उद्घाटन किया। उन्होंने बताया कि स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत विकास नगर में तह बाजारियों के लिए यह 16 दुकानें निर्मित कर आवंटित की गई हैं। इन दुकानों के बनने से सड़क के किनारे बैठे तह बाजारियों को लाभ मिलेगा। शिमला में आप देख रहे हैं कि बहुत तेजी के साथ जो है वो आज काम हो रहा है। जिस स्थान पर हम खड़े हैं वहाँ पर अभी हमने एक बिजनेस कम्प्लेक्स, जो स्ट्रीट वेंडर्स यहाँ पर गेट के साथ ही बैठते थे, उनको जो है वो 40 लाख रुपए की लागत से बना करके जो है वो समर्पित किया है, जिसे जो वेंडर्स जिनकी रजिस्ट्रेशन 2016-17 में की गई थी, उनको जो है वो हमने कीज जो है वो हैंडओवर कर दी है। कार्यक्रम के उपरांत शहरी विकास मंत्री ने परियोजना के तहत विकास नगर में 11 करोड़ रुपए से निर्मित होने जा रही पार्किंग और 2 करोड़ 50 लाख रुपए से निर्मित होने वाली लिफ्ट का भी निरीक्षण किया। उन्होंने विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि इन कार्यों को अक्टूबर 2021 तक पूर्ण किया जाए। उन्होंने कहा कि इस प्रोजेक्ट के तहत शिमला के सौंदर्यीकरण में भी तेजी लाई जाएगी। शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने बताया कि सरकार द्वारा वर्ल्ड बैंक के साथ MOU में हस्ताक्षर कर दिए गए हैं, जिसके तहत आने वाले समय में शिमला शहर के लोगों को पानी की कमी से नहीं जूझना पड़ेगा। यहाँ पर एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट जो है वो 2.5 करोड़ की लागत से जो है बन रहा है, जो लिफ्ट कम्प्लेक्स है। लिफ्ट के साथ साथ नेशनल हाईवे पर जब हम जाएंगे बाईपास पर, तो उसमें जो है वो एक ओवरब्रिज बनेगा और ओवरब्रिज से जो है वो सेकंड स्टेज जो है वो लिफ्ट की जाएगी। फिर आगे जो है वो ब्लॉकहस्ट पर पहुंचने के लिए 3rd स्टेज में जो है वो एक लिफ्ट लगेगी। तो ये एक बहुत बड़ा एम्बिशियस प्रोजेक्ट है और ग्लास का जो है वो स्ट्रक्चर होगा उसमें लिफ्ट में, ताकि सारी वैली जो है वो इससे दिखाई दे जाए और शिमला की जो सीनिक ब्यूटी है उसको भी लोग जो यहाँ पर रहने वाले भी हैं या पर्यटक भी हैं वो इसको देख सकें। इसी के साथ साथ बहुत पुरानी जो है वो नगर निगम जब पिछली थी और सरकार भी पुरानी थी, तो यहाँ एक जो है वो पार्किंग स्पेस जो है वो
दिया गया था, जिसको शायद अलॉट भी कर दिया था, टेंडर भी हो गए थे, लेकिन वो बना नहीं। पीपीपी मोड पर था या किस मोड पर था, लेकिन वो सिर्फ शिलान्यास तक जो है सीमित रहता था। अब हमने स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के अंतर्गत जो है वो यहाँ पर उसी स्थान पर जो है वो पार्किंग स्थल जो है बनाने के लिए टेंडर कर दिए गए हैं। काम जो है उसकी एग्जीक्यूशन शुरू है। कारगिल विजय दिवस के अवसर पर हमीरपुर जिला के टौणी देवी में सैनिक सम्मान कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। पूर्व मुख्यमंत्री प्रोफेसर धूमल ने सैनिक परिवारों, पूर्व सैनिकों की विधवाओं को शॉल, टोपी और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। इस अवसर पर पूर्व मुख्यमंत्री ने उन सभी वीर सपूतों को श्रद्धांजलि दी जिन्होंने देश की आन बान और शान के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है। कारगिल विजय दिवस के अवसर पर हमीरपुर जिला के टौणी देवी में आयोजित सैनिक सम्मान कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने शिरकत की। इस अवसर पर पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने कहा कि सैनिकों के शहीद होने पर पहले टेलीग्राफ ही आते थे, लेकिन स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी ने कारगिल लड़ाई के दौरान जवानों का हौसला बढ़ाने के लिए कारगिल पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि बॉर्डर पर अपने देश की रक्षा कर रहे जवानों का हौसला बढ़ाना बेहद जरूरी है। 26 जुलाई कारगिल विजय दिवस की गाथा को याद करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने कहा कि इस युद्ध के दौरान पूरे प्रदेश से 52 सैनिक शहीद हुए थे, जिनकी शहादत को कभी भुलाया नहीं जा सकता। पहले टेलीग्राम आती थी, मिसिंग, गुम है, तो घर वालों तैयार हो जाओ कि गुम हो गया है, और कुछ दिनों के बाद फिर आती थी कि वो नहीं रहे, संस्कार हमने कर दिया। कई बार अस्थियां थोड़ी भेज देते थे, उनका ट्रंक और बिस्तर आता था। हमारे महान नेता अटल बिहारी वाजपेयी ने नया इतिहास रचा। दुनिया का कोई प्रधानमंत्री लड़ाई के दौरान बॉर्डर पे नहीं जाता। जो कहा गया उनके सर भी गोले पड़ रहे थे, सर गोले पड़ रहे थे। उनको कहा गया आप नहीं जा सकते, सिक्योरिटी के हिसाब से हम जाने नहीं देंगे। लाइन में सब ध्यान में को इंस्पेक्टर पे आते थे, आप बैठे हैं, उनके सिक्योरिटी गार्ड थे, उनको सब पता है। 2 जुलाई को वो गए तो हमें लगा कि हिमाचल के बड़े लोग हैं। 4 जुलाई को हम गए, रात को श्रीनगर पहुंचे। नरेंद्र मोदी जी और ठाकुर गुलाब सिंह हमारे साथ थे। फारूक अब्दुल्ला तब वहां के मुख्यमंत्री थे जम्मू कश्मीर के। उन्होंने बड़ा धन्यवाद स्वागत किया और कहा मेरी तो स्टेट में लड़ाई हो रही है, मुझे तो जाना ही होता है, और आप पहले मुख्यमंत्री हैं जो दूसरी स्टेट से आकर हौसला बढ़ाने के लिए आए हैं। मैंने कहा तुम्हारी स्टेट में हो रही है और मेरी स्टेट वाले लड़ रहे हैं, मैं इसलिए आया हूँ। अगले दिन सवेरे जब हम हेलीपैड पे गए कारगिल जाने के लिए, तो डॉक्टर साहब फिर आ गए। मैंने कहा फिर आ गए, आप तो रात को मिल लिए थे। उन्होंने बताया कि अमेरिका के राष्ट्रपति बिल क्लिंटन का फोन आया अटल बिहारी वाजपेयी जी को कि नवाज शरीफ तो आ गया मेरे पास, तुम भी सीज फायर कर दो और आ जाओ। हमें भी चिंता हुई। हमने कहा जैसे 1948 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सीज फायर कर दिया था और जीतती हुई हमारी सेना रुक गई थी, कहीं वैसा ना हो। राष्ट्रीय रेड क्रॉस सोसाइटी के उपाध्यक्ष अविनाश राय खन्ना ने कहा कि अधिक से अधिक वृक्ष रोपित कर प्राकृतिक ऑक्सीजन को विस्तार प्रदान करने के लिए हम सभी को आगे आना चाहिए। अविनाश राय खन्ना राज्य रेड क्रॉस सोसाइटी, सशस्त्र सीमा बल और वन विभाग के संयुक्त तत्वावधान में जाठिया देवी में आयोजित वृक्षारोपण कार्यक्रम के शुभारंभ अवसर पर बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि वृक्ष हमारे प्राकृतिक ऑक्सीजन प्रदान केंद्र है, जिनके माध्यम से मनुष्य को स्वतः ऑक्सीजन की प्राप्ति होती है। उन्होंने कहा कि कोरोना काल के दौरान ऑक्सीजन की कमी जैसे हालातों से निपटने के लिए हरित आवरण की वृद्धि करनी आवश्यक है।
राज्य रेड क्रॉस सोसाइटी सशस्त्र सीमा बल व वन विभाग द्वारा जाठिया देवी में आयोजित वृक्षारोपण कार्यक्रम में राष्ट्रीय रेड क्रॉस सोसाइटी के उपाध्यक्ष अविनाश राय खन्ना ने विशेष रूप से शिरकत की। इस दौरान उन्होंने पीपल का पौधा रोपित कर पर्यावरण के संरक्षण और संवर्धन पर बल दिया। उन्होंने कहा कि वृक्ष हमारे जीवनदाता हैं, जिनके माध्यम से मनुष्य को स्वतः ऑक्सीजन की पूर्ति होती है। उन्होंने बताया कि कार्यक्रम के तहत क्षेत्र में सशस्त्र सीमा बल, जिला रेड क्रॉस सोसाइटी और वन विभाग द्वारा पीपल, आंवला, हरड़, भेड़ा और नीम के लगभग 200 पौधे रोपित किए गए। उन्होंने कहा कि इन पौधों से जहां क्षेत्र के लोगों को औषधि प्राप्त होगी, वहीं पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण मुक्त वातावरण का भी लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि वनों की रक्षा करने से हम परोक्ष रूप से विश्व के कल्याण में अपना सहयोग निहित करने में सक्षम होते हैं। उन्होंने लोगों से बढ़ चढ़कर पौधारोपण कार्यक्रम में भाग लेने की अपील की। हिमाचल के रेड क्रॉस ने नेचुरल ऑक्सीजन सेंटर, जो 3 पौधे जो ऑक्सीजन 24 घंटे देते हैं, उनको लगाने का आज शुरुआत की है। तो मैं डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेस्ट और ख़ास तौर पे अपने जो SBS के जवान हैं, उन सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और ख़ास तौर पे हमारे चेयरमैन साधना जी, जिनकी प्रेरणा से हम लोग सब इकट्ठे हुए हैं। और परमात्मा भी आज खुश है कि उसने बारिश करके हम सबका भी स्वागत किया, आपका भी स्वागत किया है और इस पौधे का भी स्वागत किया है। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि जिस ढंग से कोरोना काल में ऑक्सीजन की कमी आई और सरकार को बहुत मेहनत करनी पड़ी, अगर ये नेचुरल ऑक्सीजन सेंटर हमने पहले बनाए होते, इन पौधों को ना काटा होता, लगाने का काम किया होता, तो ये एक नेचुरल ऑक्सीजन सेंटर हमारे पास ऑक्सीजन देने का साधन बनते। तो मैं आज आपसे अपील करता हूँ, रेड क्रॉस भी इसके लिए लगी हुई है, तो मैं एज नेशनल वाइस चेयरमैन रेड क्रॉस का होने के कारण मैं आप सबसे अपील करता हूं कि हम लोग मैक्सिमम ये पौधे लगाकर जनता की सेवा में हाजिर होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। इस अवसर पर राज्य रेड क्रॉस सोसाइटी के अस्पताल कल्याण शाखा की अध्यक्षा डॉक्टर साधना ठाकुर ने कार्यक्रम में आगमन के लिए राष्ट्रीय रेड क्रॉस सोसाइटी के उपाध्यक्ष अविनाश राय खन्ना का आभार व्यक्त किया। उन्होंने बताया कि रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा संपूर्ण प्रदेश में 1,10,000 पौधे रोपित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसमें से अभी तक 53,078 पौधे रोपित कर दिए गए हैं। कोरोना काल के दौरान जिला शिमला के 3 कोरोना योद्धा अपनी जान जोखिम में डालकर दूसरों की जिंदगी बचाने में लगे रहे, लेकिन इस बीच खुद कोरोना की चपेट में आकर जिंदगी की जंग हार गए। संक्रमण की चपेट में आकर जान गंवा चुके इन वीर योद्धाओं के परिजनों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के तहत 50 लाख की राहत राशि प्रदान कर दी गई है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी जिला शिमला डॉक्टर सुरेखा चोपड़ा ने इसकी पुष्टि की है। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग के सभी कर्मचारी, चिकित्सक और गैर चिकित्सक कोरोना से पैदा हुई विपरीत परिस्थितियों में भी अपनी जान की परवाह किए बिना दूसरों की जिंदगी बचाने में लगे हैं। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के तहत शिमला ज़िला में अब तक 3 हमारे कोविड वॉरियर्स हैं, जो कोविड के दौरान ड्यूटी देते हुए वो पॉजिटिव आए और उसके बाद उनके उपचार के दौरान ही तीनों उनकी डेथ होगी। और इसके तहत अब तक इन तीनों को 50 लाख का जो इसमें पैकेज में इंश्योरेंस कवर था, वो इनके परिवारजनों के फेवर में रिलीज़ हो चुका है। और वो निश्चिंत ही एक बहुत प्रोत्साहन की बात है बाकी लोगों के लिए भी, जो ऐसी विपरीत परिस्थितियों में थ्रू आउट हमारे काम कर रहे हैं, कोविड वार्ड्स में जाके या OPDs में जाके। और ये जो 3 हमारे कोविड वॉरियर्स थे, एक इनमें एक मिडवाइफ थे जो PHC नालदेरा में उस टाइम पोस्टेड थे, दूसरे भी मिडवाइफ थे वो PHC मांडल कोटखाई ब्लॉक में वो पोस्टेड थे, और तीसरी स्टाफ नर्स थे हमारे, वो हमारे IGMC में पोस्टेड थे। और अपनी ड्यूटी देते हुए ही वो पॉजिटिव आए और बाद में उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन इसके बाद जो एक इंश्योरेंस पैकेज उनके परिवारजनों के फेवर में रिलीज़ हुआ है, निश्चित तौर पर बाकी जो हमारे हेल्थ के पर्सनल जो अपनी जान को जोखिम में डालकर काम कर रहे हैं और अपने परिवारजनों की पीछे से परवाह ना करते हुए भी काम कर रहे हैं लोगों के हित में, तो उनके लिए निश्चित ही एक और ज़्यादा उन्हें मोटिवेट करेगा। क्योंकि अगर यदि उनकी डेथ भी हो जाती है तो पीछे से एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी जो है उनके परिवारजनों को रहती है। और जो इस हमारे माननीय प्रधानमंत्री की इस योजना के तहत हमारे इन 3 कोविड वॉरियर्स को मिली है, तो बाकी लोगों को भी वो प्रोत्साहित करेगी इन विपरीत परिस्थितियों में काम करने के लिए। कारगिल विजय दिवस के अवसर पर जिला मुख्यालय धर्मशाला स्थित राज्य शहीद स्मारक में श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में 9वीं
कोर यूल से लेफ्टिनेंट जनरल SMPN अनंत नारायण और जिला प्रशासन की ओर से उपायुक्त कांगड़ा निपुण जिंदल सहित अन्य अधिकारियों ने वीर शहीदों को याद करते हुए श्रद्धांजलि दी और देश को दिए गए उनके सर्वोच्च बलिदान को याद किया। कारगिल विजय दिवस पर जिला मुख्यालय धर्मशाला स्थित राज्य शहीद स्मारक में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। 9वीं कोर यूल के लेफ्टिनेंट जनरल SMPN अनंत नारायणन ने कहा कि भारतीय सेना देश को सुरक्षित रखने के लिए हमेशा खड़ी रही है और आगे भी रहेगी। आज पूरे देश की ओर से शहीदों को सम्मान दिया जा रहा है, जिससे राष्ट्रीयता की भावना जागृत होती है। इस दौरान राष्ट्रीय एकता के बारे में सोचना और बात करना बेहद जरूरी है। भारतीय सेना अपनी सीमाओं की सुरक्षा में जुटी है और हम अपने बॉर्डर को हमेशा सुरक्षित रखेंगे। देशवासियों को ये कहना चाहते हैं कि भारतीय सेना जो है देश के लिए कभी भी किसी भी हालत में कोई भी देश को सुरक्षित रखने के लिए हमेशा तैयार है और तैयार ही रहेंगे। ये पूरा देश जो है ये हमारे जितने भी शहीद हुए हैं उनको सम्मान दे रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। इसमें से एक नेशनलिज्म का एक फीलिंग जो है वो उठता है, वो एक अवेकनिंग जैसे हो जाता है और ये बहुत अच्छा है देश के लिए। और ऐसे दिन में हम सब इकट्ठा होके ये जो नेशनल यूनिटी का जो है उसके बारे में सोचना और बात करना बहुत ज़रूरी है। मैं आप सबको यही कहना चाहता हूँ कि भारतीय सेना जो है पूरी तरह हमारे बॉर्डर्स को सुरक्षित रखने के लिए पूरी तरह तैयार है और हम अपने बॉर्डर्स को हमेशा सुरक्षित रखेंगे। वहीं डीसी कांगड़ा डॉक्टर निपुण जिंदल ने कहा कि आज पूरे देश में विजय दिवस मनाया जा रहा है। कारगिल में वर्ष 1999 में जो युद्ध लड़ा गया था उसमें पूरे देश के 527 जवान शहीद हुए थे, जिनमें से 52 सैनिक हिमाचल प्रदेश से संबंधित थे, जो कारगिल युद्ध के शहीदों का 10% था, जबकि हिमाचल प्रदेश की जनसंख्या पूरे देश की जनसंख्या के मुकाबले 6% है। कारगिल युद्ध में 15 शहीद जिला कांगड़ा से संबंधित थे। उन्होंने कहा कि शहीदों का बलिदान सर्वोच्च रहा है। देखिए, जो 26 जुलाई है इसको पूरे भारतवर्ष के अंदर जो विजय दिवस के रूप में मनाया जा रहा है और ये कमेमोरेट करता है जो हमारी जो विजय रही है भारत की, जब 99 की वॉर कारगिल में जो लड़ी गई थी और उसमें जो पूरे भारतवर्ष में 527 जो सैनिक हैं वो शहीद हुए थे, जिसके अंदर से 52 सैनिक वो हिमाचल प्रदेश से बिलोंग करते थे। तो ऑलमोस्ट 10% जो है, जबकि हिमाचल प्रदेश की जो जनसंख्या है वो 0.6% है पूरी देश की, तो जबकि 10% जो सैनिक शहीद हुए थे उसमें वो हिमाचल से बिलोंग करते थे। और उनमें भी 15 लोग ऐसे थे, 15 हमारे जो वीर सैनिक थे ऐसे थे जो कांगड़ा ज़िले से बिलोंग करते थे। तो जो उनका सेक्रीफाइस है सुप्रीम रहा है। और आज यहाँ पे जो लेफ्टिनेंट जनरल जो 9 कोर से आए थे नारायणन साहब, उन्होंने भी यहाँ रीथ लेइंग की है। उनकी जो सेक्रीफाइस किया है उनकी ऑनर में उनको सैल्यूट किया है। और जो ज़िला प्रशासन है वो भी उसने अपनी उपस्थिति यहाँ पे आज वॉर मेमोरियल के अंदर दर्ज करवाई है। साथ ही साथ जो हमारे जितने विभिन्न कार्यालय हैं उनके अंदर भी जो एक विजय दिवस की एक ओथ हमने जो सभी जो अधिकारी हैं, सभी ऑफिशियल्स हैं, उनको एडमिनिस्टर की है, जिसमें ये जो ओथ के अंदर ये शपथ ली गई है कि जो सुप्रीम सैक्रिफाइस जो हमारे सैनिकों ने किया है, हमारे लोगों ने किया है देश की रक्षा में, उसको सदैव याद रखेंगे। और जो हमारी जो ज़िंदगी भी है उसको भी हम जो भारतवर्ष के उत्थान के लिए, उसके प्रोग्रेस के लिए जो ज़िंदगी है उसको समर्पित करेंगे। बता दें कि देश में हर वर्ष 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। भारत और पाकिस्तान के बीच वर्ष 1999 में हुए इस युद्ध में भारत की जीत के उपरांत 26 जुलाई को युद्ध की समाप्ति हुई थी। देश के वीर जवानों ने इस युद्ध में अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए तिरंगे की आन बान और शान के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था। 25 मई 1999 को शुरू हुए कारगिल युद्ध में हिमाचल के 52 जवानों ने जीवन का बलिदान दिया था। 2 माह से भी अधिक समय तक चले कारगिल युद्ध में भारतीय सेना ने अपने प्राणों की आहुतियां देकर दुश्मनों को देश की सीमा से खदेड़कर ऑपरेशन विजय को सफल बनाया था। इस युद्ध में देश भर के 527 योद्धा शहीद हुए, जिसमें 52 वीर भूमि हिमाचल के थे। कारगिल विजय पर देश भर में सेना के सर्वोच्च सम्मान में कुल 4 परमवीर चक्र मेडल घोषित किए गए, जिसमें 2 हिमाचल के वीरों के नाम हैं,
इसमें कैप्टन विक्रम बत्रा मरणोपरांत और सूबेदार संजय कुमार जीवित को परमवीर चक्र से नवाजा गया। कारगिल युद्ध में मिली जीत की याद में हर वर्ष 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। कारगिल की जंग में भारत को मिली सफलता को 22 साल हो गए हैं। भारतीय सेना के शौर्य और पराक्रम का प्रतीक कारगिल विजय दिवस हर साल 26 जुलाई को मनाया जाता है। कारगिल युद्ध में भारतीय सैनिकों ने अपने अदम्य शौर्य और वीरता का परिचय देते हुए पाकिस्तान के करीब 3000 सैनिकों को मार गिराया था। कारगिल विजय दिवस पर हमीरपुर जिला में भी कारगिल शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई और देश के लिए दिए गए उनके बलिदान को याद किया गया। इस मौके पर विधायक नरेंद्र ठाकुर ने कहा कि शहीदों के बलिदान को देश कभी भुला नहीं सकता। जिला हमीरपुर में कारगिल दिवस पर शहीदों को याद किया गया और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। तेज बारिश के बीच श्रद्धांजलि कार्यक्रम में विधायक नरेंद्र ठाकुर ने शिरकत की और कारगिल शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। जिला प्रशासन की ओर से उपायुक्त देवश्वेता बनिक, एसडीएम चिरंजी लाल, एसपी हमीरपुर गोकुल चंद्रन कार्तिकेयन और भूतपूर्व सैनिकों ने कारगिल शहीद कैप्टन मृदुल शर्मा की प्रतिमा पर फूल अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। विधायक नरेंद्र ठाकुर ने कहा कि कारगिल युद्ध में सैकड़ों वीर जवानों ने अपने प्राणों को देश के लिए न्यौछावर कर युद्ध में जीत हासिल की थी। उनके इस बलिदान को कभी भी नहीं भुलाया जा सकता। उन्होंने कहा कि इन्हीं वीर जवानों में हमीरपुर के मृदुल शर्मा भी एक हैं, जिन्होंने देश की रक्षा के लिए अपना बलिदान दिया। जैसे कि सब सभी जानते हैं कि आज के दिन जो एक कारगिल हमारे लिए एक बहुत बड़ी समस्या बनी हुई थी। हमारे सैकड़ों नौजवानों ने अपना बलिदान देकर देश की खातिर शहीद होकर हमें विजय दिलाई थी और उन्हीं जवानों में से एक हमारे यहाँ के हमारे पड़ोस के ही मृदुल शर्मा जो मिलिट्री ऑफिसर थे, उन्होंने भी देश की रक्षा करते करते शहीद हुए थे। आज के इस दिन पर मैं सभी शहीदों को मृदुल जी को नमन करता हूँ और आशा करता हूँ कि जहाँ भी है वो हमारे देश पर उन्होंने पूरी नज़र रखी हुई है, हमारे देश पर हाथ नहीं आने देंगे। यही मैं उन सभी शहीदों को भी कहना चाहूँगा कि जिन्होंने अपना बलिदान देकर इस देश को पाकिस्तान से आज़ाद कराया था, मुक्त कराया था और कारगिल जो चोटियाँ थी उन पर विजय दिलाई थी। इस शुभ अवसर पर सभी सैनिकों को मैं शुभकामनाएं देना चाहूँगा और सभी शहीदों को मैं नमन करना चाहूँगा। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। हिमाचल प्रदेश के सरकारी कॉलेजों में स्पोर्ट्स और कल्चरल कोटा खत्म कर दिया गया है। हिमाचल प्रदेश सरकार की ओर से जारी नए रोस्टर में स्पोर्ट्स और कल्चरल कोटे का जिक्र नहीं है। ऐसे में खेल और सांस्कृतिक गतिविधियों में भाग लेने वाले विद्यार्थी हतोत्साहित है। प्रदेश सरकार ने प्रवेश के लिए लागू किए गए 200 पॉइंट्स रोस्टर में आर्थिक रूप से कमजोर और दिव्यांग छात्रों के लिए 10 और 5% आरक्षण देने के आदेश जारी किए हैं, लेकिन इसमें स्पोर्ट्स और कल्चरल गतिविधियों में भाग लेने वाले विद्यार्थियों के लिए आरक्षण नहीं रखा गया है। इससे पहले 120 पॉइंट रोस्टर में स्पोर्ट्स और कल्चरल कोटा 5% होता था। इस बारे में विद्यार्थियों का कहना है कि सरकार की ओर से जारी रोस्टर विद्यार्थियों को हतोत्साहित करने वाला है। अभी हिमाचल गवर्नमेंट ने जो रोस्टर निकाला है उसमें ये प्रावधान किया गया है कि स्पोर्ट्स और कल्चर कोटा का उसमें कोई मेंशन नहीं है, जो कि एक अच्छी बात नहीं है, क्योंकि हम एक तरफ टैलेंट को प्रमोट करने की बात करते हैं और दूसरी तरफ इस तरह की पॉलिसीज़ जब आती है तो कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स को निराशा होती है। तो ये जो गवर्नमेंट ने किया है ये बिल्कुल भी छात्रों के हित में नहीं है, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जब कॉलेज में आते हैं तो उनका एक ही फोकस रहता है कि उन्होंने अपने टैलेंट की दिशा में कुछ काम करना है, उसी दिशा में कुछ बहुत बड़ा करना है। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स नेशनल प्लेयर होते हैं और पर जब आपको एडमिशन नहीं मिलेगी, क्योंकि हर बच्चा IAS HS नहीं बन सकता और हर बच्चा 90+ मार्क्स नहीं ला सकता, तो ऐसे में उनका जो पढ़ना है वो सार्थक नहीं होगा। वो कहाँ जाएंगे और किस दिशा में वो काम करेंगे? तो उनके पास एक ही ऑप्शन बचेगा कि उनको अच्छे मार्क्स लाने हैं, और अच्छे मार्क्स हर बच्चा नहीं ला सकता क्योंकि हर बच्चे के इंटरेस्ट अलग अलग होते हैं। तो गवर्नमेंट से हमारी यही रिक्वेस्ट है कि फिर से जैसा सिस्टम था उससे वैसे ही चलाया जाए और टैलेंट को प्रमोट करने के लिए इससे भी बढ़िया और पॉलिसीज़ लाई जाएँ ताकि ओलंपिक्स में ज़्यादा से ज़्यादा मेडल भारत लाए, हमारा प्रदेश लाए। कल्चरल कोटा और स्पोर्ट्स कोटा होता है, उसमें किस तरह से उसको बिल्कुल दरकिनार किया गया है सरकार द्वारा।
जिसमें हम देखते हैं कि इससे पहले हमारे पास 120 का पॉइंट रोस्टर सिस्टम होता था। उसके अंतर्गत जो हमारे कल्चर और स्पोर्ट्स के जो स्टूडेंट्स होते थे उनको उसमें कंसिडर किया जाता था। लेकिन आज के टाइम हम देख पाते हैं कि जो उन छात्रों को, जो स्टूडेंट्स जो है उस पॉइंट रोस्टर पॉइंट सिस्टम के अंदर आएंगे, उन स्टूडेंट्स को किसी महाविद्यालय के अंदर जो है एडमिशन नहीं मिल पाएगी। यानी कि वो जो रिजर्वेशन जो छात्रों को स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज़ के को मद्देनजर रखते हुए उनको वहाँ पर दिया जाता था, वो नहीं दिया जाएगा। तो इसमें हम सरकार से बिल्कुल स्पष्ट रूप से एक मांग करते हैं कि जो ये स्पोर्ट्स रिजर्वेशन छात्रों को मिलनी चाहिए और कल्चरल जो एक्टिविटीज़ में जो छात्र इन्वॉल्व है उन छात्रों को आप किस तरह से प्रोत्साहन करें, ये बहुत ही एक अच्छा, बिल्कुल भी अच्छा निर्णय नहीं है। श्रमिक संगठन CITU ने HRTC कर्मियों की मांगों के समर्थन में शिमला के ओल्ड बस स्टैंड में धरना प्रदर्शन किया। CITU ने प्रदेश सरकार से HRTC कर्मियों की मांगों को पूरा करने और क्षेत्रीय प्रबंधक का तबादला रद्द करने की मांग की है। CITU नेता विजेंद्र मेहरा ने कहा कि प्रदेश सरकार गांव-गांव तक बेहतरीन बस सेवाएं देने वाले HRTC कर्मियों को प्रताड़ित करके उनके हौसलों को पस्त कर रही है। आज भी हिमाचल प्रदेश की विपरीत भौगोलिक परिस्थितियों में हर व्यक्ति तक बस सेवा पहुँचाने का कार्य केवल HRTC कर्मी ही कर रहे हैं। ऐसे में उन्होंने सरकार से HRTC को निगम के बजाय विभाग का दर्जा देने, पेंशनरों को समय पर पेंशन देने, HRTC कर्मियों को समय पर वेतन, ओवरटाइम और अन्य भत्तों का भुगतान करें जैसी कई अन्य मांगों को प्रमुखता से उठाया है। आप सभी को मालूम है, पिछले दिनों जो HRTC के अधिकारियों के साथ जो बदसलूकी हुई और उसके बाद HRTC के ही अधिकारी को ट्रांसफ़र कर दिया गया। एक अच्छे अधिकारी के द्वारा जो काम किया जा रहा था, सरकार ने उसको प्रोत्साहित न करके डराने धमकाने का काम किया। और जिस तरीके से HRTC के पूरे हिमाचल के कर्मचारी आज लामबंद हो गए इस विषय पर, ये बात सिर्फ अधिकारियों या कर्मचारियों को डराने धमकाने या उनके तबादलों की नहीं है। वास्तव में HRTC के साथ जो पिछले काफ़ी वर्षों के साथ अन्याय चल रहा है, आज हिमाचल प्रदेश के अंदर जिस तरीके की नीति अख्तियार की जा रही है, आहिस्ता आहिस्ता पूरे HRTC को ख़त्म करने की साजिश चल रही है। एक समय में हिमाचल प्रदेश के अंदर केवल HRTC की बसें चलती थी। आज जितनी बसें HRTC की चलती हैं उससे ज़्यादा प्राइवेट बसों का कारवां हो गया। HRTC के अंदर जो कर्मचारी काम कर रहे हैं, उनको जो ओवर टाइम वो काम करते हैं, रात को ड्यूटी करते हैं, 8 घंटे के बाद जो ड्यूटी करते हैं, कई महीनों से उस ओवर टाइम के वेतन का भुगतान नहीं किया जा रहा है। समय पर उनको तनख्वाह नहीं मिलती है। पिछले दिनों आपने देखा था यहीं पर जो HRTC से रिटायर हुए हैं कर्मचारी, उन पेंशनरों ने भी यहाँ पर धरना किया था। पेंशनरों को कई महीनों से पेंशन नहीं मिल रही है। इसके साथ साथ हम ये भी देख रहे हैं कि HRTC के बजट में लगातार जो है जो मदद सरकार की ओर से मिलनी चाहिए, वो मदद सरकार की ओर से नहीं मिल रही है। लंबे समय से HRTC के कर्मचारी इस बात की मांग कर रहे हैं कि ये जो HRTC है वास्तव में एक निगम है, कॉरपोरेशन है, इसको जो है एक विभाग में तब्दील किया जाए। बहुत सारे राज्यों में जो निगम हैं उनको परिवर्तित करके विभाग बनाया गया, जिससे उनकी सामाजिक सुरक्षा बढ़ी है, जिससे उनका तनख्वाह का मसला, पेंशन का मसला जो वो सुलझा है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि HRTC के साथ जिस तरीके से सरकार की नीति के कारण आज निजीकरण की ओर सरकार बढ़ रही है, HRTC को ख़त्म करने की एक साजिश हो रही है, एक मिली भगत चल रही है निजी लोगों के साथ। और जो लोग इस विभाग के अंदर एक अच्छा काम करते हैं, इस HRTC को बचाने के लिए आगे आते हैं, उनको तबादले के रूप में जो खामियाजा भुगतना पड़ता है। बड़ी दुखद बात ये भी है कि ऐसे समय में जब सरकार को HRTC के साथ खड़ा होना चाहिए था, उस समय में सरकार के मंत्री जिस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं दुर्भाग्यपूर्ण है। ये कहा जा रहा है कि तबादले करना हमारा अधिकार है। वो सबको मालूम है कि तबादले होते हैं, एक समय सीमा में होते हैं, उसके लिए एक नीति होती है। लेकिन किसी को प्रताड़ित करना अच्छा काम करने के बावजूद और पूरे HRTC को एक हाशिए पर धकेलना, इस बात को लेकर जो है सीटू राज्य कमेटी की ओर से हम जो है HRTC के कर्मचारियों के साथ एकजुटता प्रदर्शित करते हैं। हम सीटू राज्य कमेटी की ओर से सरकार से ये मांग करते हैं कि HRTC को मजबूत किया जाए, HRTC के अंदर जो अच्छा काम करने वाले लोग हैं उनको डराना धमकाना बंद किया जाए, HRTC के फंड्स में जो इजाफा किया जाए, पेंशनर और जो कर्मचारी हैं उनको समय पर वेतन दिया जाए, जो निगम है उसको विभाग में तब्दील किया जाए। अगर ऐसा नहीं होता है तो जिस तरीके से HRTC के कर्मचारी अभी आंदोलन कर रहे हैं, आज बातचीत भी चल रही है सरकार के साथ उनकी, अगर इसका कोई समाधान नहीं होता है और HRTC कर्मचारी अगर अपने आंदोलन को आगे ले जाते हैं, निश्चित तौर से पूरे हिमाचल के अंदर CITU के साथी
CITU का संगठन कंधे से कंधा मिलाकर जो HRTC कर्मचारियों का साथ देगा और प्रदेशव्यापी आंदोलन जो हम तैयार करेंगे और इस आंदोलन को आगे ले जाएंगे। हिमाचल प्रदेश के राजनीतिक इतिहास में हर बार कांग्रेस और भाजपा बारी बारी से सत्ता में आती रही है। बहुत कम देखने को मिला है कि सत्ता पक्ष एक बार फिर जीत कर दोबारा सत्ता में लौटा हो। हिमाचल प्रदेश में आज तक तीसरा विकल्प कभी उभर कर सामने नहीं आया। हालांकि एक बार हिमाचल विकास कांग्रेस के नाम से एक पार्टी के कुछ विधायक जीत कर विधानसभा पहुंचे थे, लेकिन वह ज्यादा समय तक अपना वर्चस्व कायम नहीं रख पाए। लेकिन अब दिल्ली की तर्ज पर प्रदेश के लोग भी तीसरे विकल्प के तौर पर आम आदमी पार्टी की तरफ नजर बनाए हुए हैं। पिछले कुछ दिनों से चंबा जिला के दूर दराज के ग्रामीण क्षेत्रों में लोग आम आदमी पार्टी में अपनी सदस्यता दर्ज करवा रहे हैं। हालांकि 2022 में चुनाव जीतना आम आदमी पार्टी के लिए काफी कठिन हो सकता है, लेकिन अगर इसी तरह से लोगों का रुझान आपकी तरफ बढ़ता रहा तो इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि 2027 के चुनाव में आम आदमी पार्टी हिमाचल प्रदेश में बेहतर प्रदर्शन कर सकती है। चंबा जिला के डलहौजी विधानसभा क्षेत्र के बहुत से लोगों ने आम आदमी पार्टी की सदस्यता लेकर पार्टी को अपना समर्थन देना शुरू कर दिया है। लोगों का कहना है कि देश व प्रदेश में महंगाई आसमान छू रही है, लेकिन सरकार महंगाई पर नियंत्रण पाने में असफल साबित हुई है। लोगों का कहना है कि जिस तरह दिल्ली में केजरीवाल सरकार विकासात्मक कार्य करवा रही है और जिस तरह वहां के लोगों को बिजली और पानी सस्ते दामों पर दिया जा रहा है, उसी तरह हिमाचल प्रदेश में भी केजरीवाल सरकार जीत कर आए और दिल्ली की तरह हिमाचल प्रदेश में भी विकास के कार्य किए जाएं और प्रदेश वासियों को भी बिजली पानी सस्ते दामों पर उपलब्ध हो सके। और हम आम आदमी पार्टी के साथ जुड़े हैं और हमें लगता है कि 2022 में हमारे केजरीवाल जी चुनाव लड़े और सरकार बनाए। इसमें हम सभी बंदे इकट्ठे हुए हैं और हम केजरीवाल की सपोर्ट कर रहे हैं, सभी बंदे मिलके। सर हमें चाहिए विकास, हम विकास के लिए उनके साथ चल रहे हैं। बिजली पानी, सर बिजली पानी तो सबकी ज़रूरत है, इसके लिए हम केजरीवाल के शुक्रगुजार हैं जो उन्होंने दिल्ली में इतना काम कर दिया है। और हम भी ये चाहते हैं कि हमारे यहाँ पे भी वही अच्छा काम जो हमारे सेंटर में हमारी राजधानी में चल रहा है वो हमारे यहाँ पे भी चले। आम आदमी में की पार्टी में जुड़े और अच्छा काम होना चाहिए। ठीक है जी, अच्छा काम करिए। हाँ जी, अच्छा काम करेंगे तो आइंदा के लिए भी पार्टी ऐसी रहेगी। हाँ जी, कि झूठे वायदे दिए तो कुछ नहीं होगा। बच्चा प्राइमरी स्कूल जो भी सरकारी स्कूल है, जो सरकारी स्कूल वहाँ पे है दिल्ली में, वो हमारे यहाँ पे प्राइवेट स्कूल है उतनी फैसिलिटी दे रही जो जितनी सरकार दिल्ली में दिल्ली के आम जनता को दे रही है सरकार, और हमारे यहाँ वो फैसिलिटी जो है हमारे को प्राइवेट में लेनी पड़ रही है। तो यही हम भी चाहते हैं कि हमारे यहाँ भी बच्चे जो प्राइवेट से बचे और अच्छे पढ़े, अच्छा उनका फ्यूचर हो। आज मैंने अपनी मर्जी से आम आदमी पार्टी को ज्वाइन किया क्योंकि दिल्ली में जो काम अरविंद केजरीवाल जी ने जो किए हैं उन सब कामों को देखते हुए, स्कूल चाहे आप वहाँ पर स्कूली शिक्षा देख लीजिए या आप हॉस्पिटल्स के देख लीजिए या आप महिलाओं के लिए फ्री बस सर्विसेज जो दी है, जो आपके दिल्ली में महिलाओं की सुरक्षा के लिए या सब लोगों की सुरक्षा के लिए जो उन्होंने CCTV कैमरास जो लगवाए हैं, वो सब देखते हुए हम ये सब चाहते हैं कि जो सुविधाएं दिल्ली की जनता जो उठा रही है वो सुविधाएं हमारे यहाँ के लोग भी उठाएं। इसलिए हम अपने दिल से आम आदमी पार्टी ज्वाइन करते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि केजरीवाल जी यहाँ पर 2022 में यहाँ पर आकर के इलेक्शन लड़ें और कामयाब हों। हम तन मन धन के साथ में उनके साथ में सपोर्ट करें। आम आदमी पार्टी ने शिमला के कनलोग स्थित अपने कार्यालय में विजय दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में कारगिल युद्ध के दौरान शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की। पार्टी नेताओं ने कहा कि आज के दिन हम अपने उन शूरवीरों को नमन करते हैं जिन्होंने अपने अदम्य साहस और वीरता से कारगिल के युद्ध में विजय हासिल की है। इस दौरान आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रभारी रत्नेश गुप्ता ने हिमाचल के पूर्व DGP ID भंडारी का पार्टी में शामिल होने पर स्वागत किया और कहा कि इनके मार्गदर्शन का पार्टी को काफी लाभ मिलेगा। आम आदमी पार्टी के ऑफिस में हम लोगों ने एक तिरंगा यात्रा का आयोजन किया है, जो कि हम लोगों को कैंसिल करनी पड़ी क्योंकि बाहर जो है बारिश हो रही थी। तो इसलिए हम लोगों ने हमारे कारगिल के शहीद लोगों को श्रद्धांजलि दी। यहाँ पर आम आदमी पार्टी के दफ्तर में हम लोग आज यहाँ पर बहुत दिल भरा हुआ है कि हमारे 52 नौजवानों ने अपने प्राणों की आहुति देकर कारगिल में विजय प्राप्त की थी।
आज उन्हीं लोगों को हम लोगों ने कारगिल विजय दिवस पर याद किया है और उन लोगों को श्रद्धांजलि दी है। हमारे बीच में हिमाचल प्रदेश के पूर्व डीजीपी आईडी भंडारी साहब ने भी उन लोगों को श्रद्धांजलि दी और हमारी आम आदमी पार्टी का दामन थामा ताकि आने वाले समय में जो भ्रष्टाचारियों के खिलाफ उन्होंने अपने पूरे कार्यकाल में लड़ाई लड़ी, अब एक भ्रष्टाचारियों के खिलाफ एक ऐसी सरकार जो दिल्ली में भी भ्रष्टाचारियों से लड़ रही है, उसका दामन थाम के आम आदमी पार्टी के हाथ मजबूत किए हैं। हिमाचल खबरनामा के इस अंक में इतना ही। नमस्कार।